वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कर रहे हैं लूप डायरोटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हैं डायरोटिक्स वो कर लिए हैं। आज हम करेंगे लूप डायरोटिक्स। लूप डायरोटिक्स में जो ड्रग्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हैं फिरोजामाइड, ब्यूमेटानाइड, टॉर्सिमाइड एंड एथेक्रेनिक एसिड। उनमें भी जो फिरोजामाइड है वो मोस्टली कॉमनली यूज़ होती है। अब अगर इनके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, ये जो एक्ट करते हैं वो करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं। अब लेट सपोज मैं एक सेल बना रहा हूँ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है सेल, और ये क्या है, ये लूमिनल साइड है, ठीक है। ये कौन सी साइड है, ये लूमिनल साइड है, लूमिनल साइड है ये, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम होता है सोडियम, 1 सोडियम 1 पोटाशियम 2 क्लोराइड, ठीक है। 1 सोडियम 1 पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है, जो सिम्पोर्टर होता है, मतलब सारे तीनों को अंदर करेगा, ठीक है। ये तीनों सोडियम भी अंदर आएगी, पोटाशियम भी अंदर आएगी एंड द क्लोराइड भी अंदर आएगी इसके थ्रू। अब ये जो हैं लूप डायरेटिक्स वो करते हैं इसको ब्लॉक, ठीक है, इसको ब्लॉक करते हैं इस ट्रांसपोर्टर को। अब जब इसको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, कौन कौन से इफेक्ट आएंगे, अब देखें आप इधर से ही देखें। एक तो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पोटाशियम की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और उसके अलावा किसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो मतलब क्या होगा, सोडियम बाहर जाएगा ज़्यादा, पोटाशियम भी बाहर जाएगा एंड द कैल्शियम भी ज़्यादा जाएगा बाहर, बट मोस्टली क्या सोडियम इफेक्ट होता है। अब मतलब क्या होगा कि इंक्रीज सोडियम एक्सक्रिएशन एंड यूरिन होगी, एक तो ये होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। दूसरा क्या होगा कि अब इधर सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ये सोडियम कहाँ जाएगा, डीसीटी में जाएगा, लेट डिस्टल ट्यूब्यूल में जाएगा, और उसके अलावा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। तो उधर क्या होती है, सोडियम रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगी फिर, क्योंकि उधर थोड़ी होती है, बट अगर ज़्यादा उधर जा रही है तो उधर ज़्यादा होगी। तो उधर क्या होते हैं कि लेट सपोज ये डीसीटी का सेल है, तो उधर जो सोडियम है उसकी जो है ना एंटी ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू दी सोडियम पोटाशियम चैनल, ठीक है। और दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोजन चैनल। अब ये जब सोडियम ज़्यादा आएगी तो सोडियम अंदर जाएगी सेल में और ये दोनों बाहर आएंगे, तो पोटाशियम बाहर लॉस हो जाएगी और हाइड्रोजन भी बाहर लॉस हो जाएगी। तो क्या होगा, हाइपोकेलीमिया हो सकती है, हाइपोकेलीमिया हो सकती है। यहाँ इसको हम और लफ्ज़ों में कहें कि इंक्रीज पोटाशियम एक्सक्रिएशन इन द यूरिन, मतलब पोटाशियम यूरिन में ज़्यादा हो रही है तो उस वजह से बॉडी में कम हो जाएगी, तो बॉडी में हाइपोकेलीमिया हो जाएगी, ठीक है जी। उसके अलावा क्या होगा कि इंक्रीज हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोजन आयन एक्सक्रिएशन, ठीक है, इन यूरिन, क्योंकि इधर ये इफेक्ट था सेम ही। और उसके अलावा इसकी दूसरी पॉइंट है कि ये क्या करवाती हैं कि ये इंक्रीज करवाती हैं कैल्शियम की एक्सक्रिएशन को एंड मैग्नीशियम के एक्सक्रिएशन को। ये देखते हैं कैसे होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल मैकेनिज्म में, अब देखें ये सोडियम भी अंदर जा रही थी, पोटाशियम भी अंदर जा रही थी और कैल्शियम भी अंदर जा रही थी, बट क्या होता है कि इस सेल में से थोड़ी जो पोटाशियम है वो बाहर ट्रिकलिंग होती है, ट्रिकलिंग डाउन होती है ल्यूमेन में, ठीक है, पोटाशियम बाहर आती है। अब जब पोटाशियम बाहर आएगी तो ये जो ल्यूमिनल साइड है उधर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है, +8 to +10 जो है ना मिली वोल्ट, इतनी पॉजिटिव चार्ज बनती है पोटाशियम के दोबारा आने से ल्यूमेन में, ठीक है। अब जब ये होगी, इतनी चार्ज मौजूद है, तो क्या होता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और क्या होती है, हमारी कैल्शियम जो है ना अंदर सेल में चली जाती है और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। बट इधर क्या है कि हमारे जो ये चैनल है वो ब्लॉक हो गया है। जब ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगी, पोटाशियम लॉस हो जाएगी, पोटाशियम की बैक जो है ना नहीं आएगी ल्यूमेन में, दोबारा नहीं आएगी। जब ल्यूमेन में दोबारा नहीं आएगी तो ये चार्ज मेंटेन नहीं रहेगी, जब चार्ज मेंटेन नहीं रहेगी तो कैल्शियम क्या होगा, लॉस हो जाएगा यूरिन में, ठीक है। तभी ये कैल्शियम लॉस हो रहा था। बट जो थायराइड हम करेंगे, थायराइड में कैल्शियम लॉस नहीं होता, वो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाता है, उसमें हम मैकेनिज्म देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवा रही है, तो मतलब क्या होगा कि ये हाइपोकैल्सीमिया करवाएंगी, ओके जी। अब उसके अलावा हम इनकी दूसरी पॉइंट देखें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब इनकी दूसरी पॉइंट देखते हैं हम कि इनकी दूसरी पॉइंट्स क्या हैं। अब ये जो होती हैं इनका मैक्सिमम इफेक्ट होता है डायरेटिक का, ठीक है। मोस्ट स्ट्रॉन्ग जो डायरेटिक इफेक्ट है वो इनका है लूप डायरेटिक्स का। वो इस वजह से कि इनमें हाई सीलिंग
इफेक्ट होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक भी इनको कहते हैं हम। अब इसका मतलब क्या है हाई सीलिंग डायरेटिक, मतलब जो अब इनका हम ड्रग डोज रेस्पॉन्स कर्व अगर हम बनाएंगे तो इसका जो इनका जो होता है ये सिग्मॉइड कर्व होता है, ठीक है, एस शेप्ड होता है। मतलब ये जो है ये लेवल, ये थ्रेशोल्ड लेवल होती है ये वाली, ठीक है, इधर से थ्रेशोल्ड, मतलब कि इतनी लेवल होगी ड्रग की बॉडी में तो ये अपना जो है ना काम स्टार्ट करेगी लो लेवल पे, थ्रेशोल्ड। और ये क्या होती है सीलिंग इफेक्ट होता है, इधर क्या होता है ये इधर सीलिंग इफेक्ट होता है। सीलिंग इफेक्ट मतलब कि इस लेवल पहुंचने के बाद जो ड्रग अगर हम ड्रग का डोज बढ़ाएंगे उसके बाद भी इसका डायरेटिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक हो गया जी। मतलब कि एक ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद जो है ना ड्रग अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ाएं, ड्रग की लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग बॉडी में बढ़ाएं, उसके बाद भी इसका इफेक्ट जो है ना नहीं बढ़ेगा, ठीक है, उसको सीलिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब जो इसका सीलिंग इफेक्ट है वो सबसे मैक्सिमम है। जब मैक्सिमम सीलिंग इफेक्ट होगा तो मतलब कि हम ड्रग देते जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो उसकी डायरोसिस और ज़्यादा करवाती रहेगी। बट जो दूसरी डायरेटिक होती हैं वो लो सीलिंग डायरेटिक होती है, मतलब कि उनका जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है वो जल्दी रीच हो जाता है तो उसका इतनी डायरोसिस नहीं होगी, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट थी। उसके बाद अगर हम इनके में थेरापेटिक यूज़ की बात करें कि थेरापेटिक यूज़ क्या है, इनका जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो होती है एडिमा में, ठीक है, एडिमा में हम यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं फॉर दी पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा और अक्यूट या पेरिफेरल, अक्यूट या क्रोनिक पेरिफेरल एडिमा में, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा। अब वो पेरिफेरल एडिमा क्यों हो रही है, काज फ्रॉम हार्ट फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर है और रीनल इम्पेयरमेंट है, रीनल इम्पेयरमेंट है, ठीक है। उसमें क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है एडिमा में। एडिमा कौन सी, पल्मोनरी एडिमा हो या पेरिफेरल अक्यूट या क्रोनिक एडिमा हो, वो क्यों हो रही हो सकती है हार्ट फेल्यूर की वजह से या रीनल इम्पेयरमेंट की वजह से। अगर पेरिफेरल एडिमा हो रही है तो उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। उसमें भी जो फिरोजामाइड होती है, फिरोजामाइड हम एज अ आईवी एजेंट देते हैं, ठीक है। हम वो क्यों देते हैं कि इसमें जो होता है वेजोडायलेटरी इफेक्ट होता है, वेजोडायलेटरी इफेक्ट होता है। वेजोडायलेटरी इफेक्ट के होने की वजह से क्या होगा कि ये वेजोडायलेशन करवाएगा और क्विक रिलीफ होगा, जल्दी रिलीफ होगा इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है, ठीक है, तो उसमें क्या हम देंगे, फिरोजामाइड देंगे, वो वेसोडायलेटरी इफेक्ट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट पे बर्डन कम पड़ेगा और ये से हम उसका रिलीफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये पल्मोनरी एडिमा में भी हम देते हैं, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में भी इमरजेंसी में फिरोजामाइड। अब दूसरे थेरापेटिक यूज़ की बात करें तो दूसरा जो थेरापेटिक यूज़ है वो हम इन द हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया मतलब ब्लड में जो है कैल्शियम की जो है ना लेवल ज़्यादा है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवाती हैं तो हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि हाइपरकैलेमिया में हम दे सकते हैं ये, ओके जी। हाइपरकैलेमिया में क्यों, क्योंकि ये क्या करवाती हैं, पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाती हैं तो हम इनको हाइपरकैलेमिया में दे सकते हैं। अब अगर हम इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें थोड़ी, फार्माकोकाइनेटिक्स की, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें कि तो ये ओरली भी एडमिनिस्ट्रेटेड होती हैं और ये पारेंट्रली भी होती हैं, ठीक है। और फिरोजामाइड की हम बात करें अगर तो फिरोजामाइड की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 10% to 90% होती है, ठीक है, वेरिएबल होती है इसकी बायो अवेलेबिलिटी। अब अगर ब्यूटामाइड की बुमीटानाइड और टॉर्सीमाइड की बात करें तो इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 80% 100% होती है और इस वजह से ये जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और अगर हम टॉर्सीमाइड की बात करें तो ये जो है इसकी लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है और ये कौन सा बुक कह रहा है, ये बुक कह रहा है गुडमैन एंड गिलमैन, जो गुडमैन एंड गिलमैन है फार्माकोलॉजी का बुक,
उसके अकॉर्डिंग जो टॉर्समाइड है वो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ रखती है, ठीक है। और जो लिपिनकॉर्ड में लिखा हुआ है कि टॉर्समाइड की जो है उसका लॉन्गेस्ट एक्शन है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका है, ठीक है। सेम बात हो गई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा होगा। ओके जी। अब अगर हम इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात करें, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो उसमें क्या है, एक तो देखें ये क्या करवा रही है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवा रही है, तो मतलब क्या हाइपोकेलीमिया हो सकती है, हाइपोकेलीमिया हो सकती है। उसके अलावा क्या है कि ये हाइपोमैग्नीशियम भी करवाती है, हाइपोमैग्नीसीमिया भी करवाती है, मैग्नीशियम को एक्सक्रिएट ज़्यादा करवाती है तो हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगी बॉडी में। तीसरी क्या है कि ये हाइपोनेट्रीमिया करवाएगी, हाइपोनेट्रीमिया करवाएगी। अब हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि सोडियम को बाहर निकाल रही है तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। उसके अलावा क्या है कि ये हाइपोवैलीमिया भी हो सकती है, तो इस वजह से इसमें हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये अल्कोलोसिस भी काज करवा सकती है। अब अल्कोलोसिस क्योंकि एक्सक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन ज़्यादा करवा रही थी। उसके अलावा क्या है कि ये हाइपर यूरिसीमिया करवाती है। अब इसको थोड़ा समझें, हाइपर यूरिसीमिया करवा दी मतलब कि ब्लड में क्या होगी, यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाएगी। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो ड्रग होती है वो जो पीसीटी के बेजोलेटरल से क्या होती है, ये ड्रग जो है ना सीक्रेटेड होती हैं, ठीक है। अब जो उधर ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्टर होता है, कौन सा ट्रांसपोर्टर, ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्टर होता है, उसकी वजह से ये जो उससे थ्रू ना ये ड्रग कॉम्पीट करती है उससे, मतलब उस ट्रांसपोर्टर में अटैच होके और ये ड्रग आती है, सीक्रेट होती है ल्यूमेन में। अब उसी ट्रांसपोर्टर से क्या होता है कि यूरिक एसिड भी सीक्रेट होता है। अब जब हम ड्रग देंगे, फिरोजामाइड लेट सपोज हम दे रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट फिल हो जाएगा तो यूरिक एसिड उधर से सीक्रेट नहीं हो पाएगा, तो यूरिक एसिड की बॉडी में क्या हो जाएगी, यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाएगी बॉडी में और वो गाउट में प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये कंट्राइंडिकेटेड है अगर पेशेंट को गाउट है, ठीक है, तो ये कंट्राइंडिकेटेड है उसमें। उसके अलावा क्या है कि ये हाइपोकैल्सीमिया भी करवाती है, हाइपोकैल्सीमिया भी करवाती है क्योंकि ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवा रही है। उसके अलावा क्या है कि ये ऑटोटॉक्सिसिटी भी करवाती है, ठीक है, मतलब कि ईयर को ये टॉक्सिक है। उसमें भी जो एथेक्रेनिक एसिड है, एथेक्रेनिक एसिड जो है वो मोस्टली टॉक्सिक होता है, ठीक है, ऑटोटॉक्सिक होता है एथेक्रेनिक एसिड, याद रखें। उसके अलावा जो लास्ट इफेक्ट है कि ये हाइपरग्लाइसीमिया भी काज करवा सकती हैं, ठीक है। अब हाइपरग्लाइसीमिया ये इनका रीज़न ये दे रहे हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया ये इस वजह से करवाती है क्योंकि ये पोटेशियम को बाहर निकाल रही है ज़्यादा सेल में से, तो जो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज होते हैं तो उधर जो इंसुलिन का रिलीज़ होगी वो पोटेशियम डिपेंडेंट होता है, तो पोटेशियम की डिप्लीशन होगी तो इंसुलिन का जो रिलीज़ होता है वो डिप्लीट हो जाता है। तो जब इंसुलिन का जो रिलीज़ है वो डिप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगी, इधर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये रीज़न देते हैं हाइपरग्लाइसीमिया को, ठीक है। तो ये सारे साइड इफेक्ट है इसके। होप्स आपको ये समझ में आ गया हो। अब इधर जो है ना लूप डायरेटिक खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम थायराइड डायरेटिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।